A very good evening, guys. I welcome you all again on my this lecture series on Indian polity, and especially in Indian polity, we are talking about the kind of democracy and the form of democracy. तो अभी तक की जो हमारे रिमेनिंग जो पिछले 4 लेक्चर हैं उनमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल तैयार किया है और हम ये समझने की कोशिश करते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का वाकई में क्या बेनिफिट्स होता है और जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं पर्टिकुलर किसी कंट्री या पीपल्स के लिए। तो आज मुझे लगा कि अभी तक मैं अपनी जो लेक्चर है उनको मैं एक पर्टिकुलर एक जिसे मैं फिलोसफी के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अब थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर आना चाहिए। तो आज मैं अपना ये फर्दर मेरे जो भी लेक्चर्स आएंगे उनको हम पर्टिकुलर अपने व्हाइट बोर्ड के थ्रू जो स्ट्रक्चर है हमारे डेमोक्रेसी का, क्योंकि अब हम धीरे धीरे स्लोली अपनी इंडिया की स्पेसिफिक इंडिया में बात करेंगे और इंडिया की डेमोक्रेसी को हम समझेंगे और जो एक्चुअल जो हमारा स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का उसको हम एक बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक लास्ट जो मेरा लेक्चर था इससे पहले वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, तो उनको मैं एक बार रिकैपिचुलेट करना चाहूंगा। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में यदि कोई कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है गवर्नमेंट should be elected by the people, right? यानी हमने पहला पॉइंट ये देखा डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि यदि कोई पर्टिकुलर कंट्री या कोई सिस्टम अगर डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को या कंसेप्ट को फॉलो करना चाहता है तो सबसे पहली बात हमारी ये होती है उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये इसको हमने समझा था और जो कंट्री इस पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती है तो उसका मैंने ड्रॉबैक भी आपको चाइना का एग्जांपल लेके पाकिस्तान का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था इन डेमोक्रेसी there should be free and fair election, right? दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि जब डेमोक्रेसी में हम लोग अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए तो उसमें एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए पॉलिटिकल इलेक्शंस के लिए। यानी कि डेमोक्रेसी कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के हर पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कंप्लीट राइट्स होना चाहिए और जो इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसका फेयरनेस होना चाहिए, किसी प्रकार का करप्शन उसमें अंदर नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्री एक चांस मिलना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था इन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था जिसे मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड यस द पावर ऑफ गवर्नमेंट should be in limit and the rights of people should not be violated। मीन्स हमने ये भी देखा था कि यदि कोई डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है तो वहां की जो गवर्नमेंट है उसके एक पर्टिकुलर लिमिट में उसको अपनी पावर को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर लोगों ने आपको बनाया है तो एक आप लिमिट के बाहर जाकर अपनी पावर का आप यूज कर रहे हैं। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, जो डेमोक्रेसी आपको पावर देता है, उसके रिस्पेक्ट में ही आपको अपने पावर को यूज करना चाहिए और
डेमोक्रेसी में जो वहां की जो ऑडियंस है, जो पीपल है, उनके लिए जो राइट्स दिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं सिटीजन को जो राइट दिए जाते हैं, उनके राइट्स का कभी वायलेशन नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यस, ये जो डेमोक्रेसी कंसेप्ट को फॉलो बखूबी तरीके से कर रहे हैं। और हमने एक पॉइंट और आज दिन डिस्कस किया था, फोर्थ पॉइंट आई विल डिस्कस हियर। व्हाट शुड आई से? यस, there should be, yeah, that is very important point, there should be one vote and one value of each means, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। आपको मालूम है कि जैसे जैसे दुनिया की सभी कंट्री डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी, तो उसके बीच में एक हमारे लिए बड़ी ऑब्स्टिकल आई थी, एक हमारे पास इम्पेडिमेंट ये था कि जो वोटिंग डालते समय हमारे पास डिस्पैरिटी बहुत थी, डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फिजी का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको अमेरिका का एग्जांपल दिया था कि कई ऐसी कंट्री जहां पर लोगों को अभी वोट डालने का राइट्स नहीं है। अगर राइट्स है भी तो काफी एक उसमें कह सकते हैं उसमें काफी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, फिजी का हमने एग्जांपल लिया था, जिसमें जो इंडियन फिजियन जो वहां पर रहने लगे हैं, उनकी वोटिंग वैल्यू जो इंडिजिनस फिजियन है उनसे काफी कम है, राइट। फिर हमने सऊदी अरबिया का एग्जांपल लिया था, जहां पर वुमेन को वोट डालने का राइट्स ही नहीं है। तो ये काफी डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में ये बात बिल्कुल नहीं आती है। डेमोक्रेसी कहती है कि अगर आप गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते हैं तो हर अडल्ट सिटीजन को आपको राइट्स देना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफ्रेज, ये हमको कहता है कि वोट डालने का राइट्स हर एडल्ट सिटीजन को है, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी लैंग्वेज का हो। किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं करना चाहिए जब बात आती है वोट डालने की। तो यदि कोई कंट्री इन फीचर्स को फॉलो करती है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वाकई में ये डेमोक्रेसी के एक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, और दैट वुड बी वेरी गुड फॉर द पीपल। अब इतना सब कुछ समझने के बाद फिर मैं आज के लेक्चर का जो मेरा मेजर कंसर्न है, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को ही क्यों अंडरस्टैंड करें। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब ये पॉइंट साफ करने जा रहा हूं, ये मेरी कल की बात थी, इसको मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम आगे की बात को अभी चालू करते हैं। गाइस, आपको मेरा वीडियो जो लेक्चर सीरीज मैंने चालू की है, अगर आपको रियली में चीज पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे लेक्चर को आप लोग अगर लाइक कर रहे हैं, वीडियो को आप सीख रहे हैं, तो ही आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आगे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मेरा मोटो सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर डोमेन को, यानी जो स्टूडेंट हैं उनको ही यहाँ पर टारगेट करना है। मेरा टारगेट उनको नहीं, मेरा टारगेट स्टूडेंट्स के अलावा जो हमारे इंडियंस हैं, जो वाकई में डेमोक्रेसी को समझने में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे इंडिया के ढांचे को समझना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाकई में क्या है, हमारी सोसाइटी राज्य व्यवस्था किस टाइप की है, अगर वो समझना चाहते हैं तो उन सभी मेरे बहनों भाइयों के लिए मेरी वीडियोस डेडिकेटेड है। मैं आपको अपनी इंडिया की डेमोक्रेसी को अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको मेरी वीडियोस में किसी भी प्रकार का अगर एरर लगता है या कहीं भी आपको इंप्रूवमेंट के लिए गुंजाइश दिखती है, तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल अपने सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को एड्रेस करूंगा। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माय लेक्चर नंबर 5, और हम यहाँ बात करने वाले हैं व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों करें हम लोग अडॉप्ट, क्या फायदे हैं इसके हम भाई। दूसरी तरफ अभी तक हमने इतने लेक्चर में कहानी सुनी है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है। अरे डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। इलेक्शन में काफी पॉलिटिशियन आपस में कंपटीशन करते हैं, काफी टाइम लगता है, उनका रिजल्ट आता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में करप्शन का भी काफी चांसेस रहता है, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पैसा उसमें खर्च होता है। तो फिर क्यों ना डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम किसी पर्टिकुलर एक अच्छे लीडर को अडॉप्ट करें कंट्री में। भाई ये हमारा एक रिलायबल बंदा है, काफी एजुकेटेड है और पीपल के इंटरेस्ट को समझता है, हम उसको खड़ा करके उसको हम एज अ
रूलर बना दें कंट्री का, और वो सभी जो कंट्री के पीपल है उनके रिस्पेक्ट में कोई डिसीजन ले। ऐसा क्यों ना करें हम लोग। अब चाहे वो उसके लिए जो वहां की ऑडियंस के लिए वेलफेयर का कंसेप्ट हो या उनके लिए वेलफेयर कंसेप्ट ना हो, तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसके जो पॉजिटिव व्यूज हैं उनको उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है जो कि हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब यहां हम डेमोक्रेसी की पॉजिटिव व्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। डेमोक्रेसी की पॉजिटिव व्यूज को हम लोग यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ better form of government because it is more accountable than others form of government। इस बात को मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मैंने यहां पर ये लिखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो बाकी अदर गवर्नमेंट से काफी ज्यादा अच्छा है, काफी बेटर है। जैसे कि इसके जो डेमोक्रेसी का पॉइंट क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, नॉन डेमोक्रेटिक, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सभी चीजों का जो मतलब एक ही निकलता है कि वहां की ऑडियंस को किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और जो वहां का जो ऑपरेटर होता है या जो लीडर होता है वो अपने किसी बलबूते पर, अपनी ताकत के दम पर पूरी कंट्री अक्वायर करता है और अपने हिसाब से चलाता है। वहां पर किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता है और वहां पर लोगों के द्वारा उसको चुना नहीं जाता है। तो वो उसको हम बोलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं राजकीय शासन। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल, यानी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी वो जनता के प्रति काफी ज्यादा जिम्मेदार होगी। कैसे होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं फिर से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, लेके जाऊंगा चाइना की तरफ। दोस्तों ये आई थिंक मैं रिकॉल कर सकता हूं 1959 या 1961 की बात है, जब चाइना में जबरदस्त जिसे हम कह सकते हैं फैमिन, यानी कि भूखमरी पड़ी हुई थी 59 से लेकर 1961 तक। वहां पर यानी उस जो इस तरह का कैटास्ट्रॉफ आया था, लोगों के लिए फूड स्कार्सिटी होने लगी थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। और उस ट्रेजेडी में बुक्स ये बोलती है कि लगभग 3 करोड़ लोगों की जान गई थी भूख के कारण। और उसी दौरान हम अपनी इंडिया की तुलना करें, क्योंकि हम चाइना के पड़ोसी हैं, तो उस समय इंडिया की माली हालत यानी इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से लगभग मतलब डाउन में ही थी, उससे बेहतर नहीं थी। उसके बावजूद भी इस तरह की जो जिसे मैंने फैमिन नाम दिया, जिसे हम हिंदी में भुखमरी बोलते हैं, हमारे इंडिया ने फेस नहीं किया। अब आप कहें कि इसके पीछे कारण क्या था? चाइना तो हमसे हमेशा से बेटर रहा है हर तरीके से, उसके बावजूद भी इस तरह की कंडीशन क्यों चाइना में हुई थी? तो उसका कारण था लैक ऑफ गवर्नमेंट। रीजन, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया कि चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना में कौन सी पार्टी है? वन एंड ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राइट। ये मैंने आपको बताया था अपने लास्ट चैप्टर में कि ये पार्टी का क्या रवैया है चाइना में। वो ये बोलता है चाइना में इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है अभी तक पैदा नहीं हुई चाइना में जो इसको हरा सके। हर बार यही चुनाव जीतती है। अब इसको चुनाव जीतने कारण हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं भले ही चाइना में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सब कुछ होता है जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, बट ये पार्टी कभी हारती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं चाइना भी एज अ डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। तो माय फ्रेंड्स, क्या हुआ था उस समय कि चाइना में ये फूड स्कार्सिटी यानी अनाज की कमी आने लगी थी,
लेकिन अपोजिशन में कोई इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं थी उस समय जो उस पार्टी को क्रिटिसाइज कर सके कि भाई ये जो पॉलिसीज बना रही है चाइना, ये बाकी में वहां की ऑडियंस के लिए बेटरमेंट के लिए है कि उनके लिए डिसबेटरमेंट के लिए है। कोई भी उनको, ना ही वहां की मीडिया स्ट्रांग थी कि चाइना की इस पार्टी को वो लोग क्रिटिसाइज कर सके। तो स्लोली इस तरह की कंडीशन आ गई थी कि लोगों को भूख का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी तरह मैं अगर आपको इंडिया में लेके जाता हूं तो हमारे इंडिया में आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जो हमारी अपोजिशन में पार्टी होती है, जैसे आज मान के चलो कोई रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी की है, तो उसके अपोजिशन में जो भी पार्टी, कांग्रेस है और भी पार्टी है, वो इतनी जबरदस्त स्ट्रांग पार्टी है कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया, जो भी स्कीम बनाई, तुरंत उसको क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग, या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको सुधारने के लिए बाकी मीडिया तुरंत, हर दिन हम जानते हैं जैसे कि हमारे सिस्टम में हर रोज जो भी न्यू पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज की बात करेंगे या एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करेंगे, जब भी कोई बात हमारी होती है इंडिया में तो मीडिया के पास पूरी उसकी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहता है न्यूज का, जो अगली मॉर्निंग हम सभी लोगों को देखने को, पढ़ने को मिलता है। उससे हमारी जो इंडिया की ऑडियंस है काफी अवेयर हो जाती है कि एक्चुअल में हमारी इंडिया का क्या लेवल है, वेदर वी टॉक अबाउट सोशल काइंड ऑफ फॉर्म और वेदर वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस और कल्चरल कंडीशंस, यानी जो हमारी इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो सोशल प्लस इम्पोर्टेंट है, उनमें क्या हमारा लेवल है अभी, तो वो हमको मालूम रहता है। इससे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी पर लोग, रूलिंग पार्टी को विजिलेंस होने के कारण वो हमेशा काम अपनी समझ से करती है और लोगों के हित में काम करती है। इसलिए मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी रियली इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मोर अकाउंटेबल फॉर द पीपल, जो कि चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना ने ऐसे डिसीजन लिए जो कि वहां की पॉपुलर के लिए, यहाँ की पॉपुलेशन के लिए वो लोग वो जो डिसीजन है उनकी बेटरमेंट में नहीं था, राइट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए डिस्कस करूंगा। माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी यस आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन डेमोक्रेसी there is in democracy a dignity important for the people, means डेमोक्रेसी क्या कहती है कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति, हर सिटीजन की डिग्निटी को बड़ा ध्यान में रखा जाता है। उसकी अपनी एक पर्सनल एस्टीम है, अपनी पर्सनल उसकी एक वैल्यू है, उसको हम लोग डेमोक्रेसी में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, पावर को उसको समझना पड़ता है। जैसे कि आज अपनी इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हमारी इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप का कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, यानी कि डेमोक्रेसी हमारी जो है किसी पर्टिकुलर सिस्टम में डिस्पैरिटी नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। जैसे कि गवर्नमेंट, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहे हम रिच की बात करेंगे, रिच इज इक्वल टू पुअर, यानी डेमोक्रेसी में की बात करेंगे, डेमोक्रेसी में रिच और पुअर दोनों उनके लिए एक समान है, राइट। चाहे लैंड लॉर्ड हो, चाहे विदाउट लैंड वाला कोई व्यक्ति हो, वो भी इक्वल है, चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो भी इक्वल है। यानी कि डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि किसी प्रकार का उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, हर व्यक्ति इक्वल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी देयर इज डिग्निटी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल को डिग्निटी प्रोवाइड की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, दैट इज थर्ड वन। In democracy, conflicts and I should say differences, conflicts and differences are solved
very easily. I should say very easily. Means what? कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस रहते हैं सोसाइटी में उनको हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर आसानी सॉल्व कर लेते हैं। इस पॉइंट को कैसे समझेंगे? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी इंडिया की बात करेंगे तो हमारी इंडिया में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस मीन्स कि यहाँ पर अलग अलग जो धर्म के लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम का है, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, तो अलग अलग धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनकी थिंकिंग भी अलग अलग होती है। सिमिलरली हम बात करेंगे हमारी इंडिया में लैंग्वेज में भी काफी डाइवर्सिटी है। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई बिहारी बोलता है। सभी अलग अलग रीजनल भाषा का यूज करते हैं। इसी प्रकार कलर का भी डिफरेंस है हमारी इंडिया में। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग या पर्टिकुलर रीजन के लोगों के बीच थिंकिंग भी काफी डिफरेंट होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उस केस में जिस 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 पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो वर्चस्व होता है, उसके पास जो पावर होता है, जो माइनॉरिटी होती है उसको वो डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर पावर के लिए अनसर्टेनिटी रहती है। यहाँ पर हमेशा के लिए कोई विनर नहीं हो सकता है और ना ही कोई हमेशा के लिए लूजर हो सकता है। यानी कि जरूर नहीं कि जो पार्टी आज पावर में है वो हमेशा रहे, हो सकता है कल वो पार्टी अपनी पावर से गिर जाए। तो आज यहाँ पर जो राजा बना है वो हो सकता है कल भिखारी बन जाए, आज जो भिखारी है कल राजा बन जाए। तो यहाँ पर डिफरेंसेस और जो कन्फ्लिक्ट्स है हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर माइनर पे अपना राइट्स नहीं लगा सकता है, अपने राइट्स को नहीं दिखा सकता है। तो हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा है डेमोक्रेसी में कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आर सॉल्व्ड वेरी इजीली। अब नेक्स्ट पॉइंट हम फिर से देखेंगे इसी में, there is a ground, that is 4 point, there is a ground for rectify, I should write rectify the mistakes, means डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सपोज करो वहां की पावर से कोई गलती हो जाती है, कोई व्यक्ति से गलती हो जाती है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति से कोई गलती होती है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति की गलती के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पर किसी पावर का कोई प्रेशर नहीं रहता है। इसी केस में हम लोग ये देखते हैं कि यदि पावर में जो व्यक्ति है यदि उससे कोई गलती होती है डिसीजन लेने में, तो उसको वहां की जो पॉपुलेशन है या तो उसको पावर से हटा देती है या उस मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए उसको एक टाइम देती है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर उस कॉन्फ्लिक्ट से वो लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारी इंडिया में पिछले 2 साल पहले हमको पता है कृषि कानून लागू हुए थे। उस कृषि कानून लागू होने से हमने कृषि के संबंधित 3 बिल पास किए थे, जो कि हमारी इंडिया की जो फार्मर कम्युनिटी है वो उन बिल से काफी ज्यादा हैप्पी नहीं थे, तो उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। और जैसे कि हम जानते हैं लगभग 1 से 1.5 साल वो प्रोटेस्ट चला और अल्टीमेटली वो जो बिल पास हुए थे उनको रिपील करना पड़ा गवर्नमेंट को, दोबारा उनको खारिज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हमारी इंडिया की जो फार्मर्स कम्युनिटी उनके हित में नहीं था, इसलिए उनको रिपील करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो हमारे पास एक ग्राउंड है कि पीपल के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है कि देयर इज अ ग्राउंड फॉर रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है जो कि पॉपुलेशन के हित में नहीं है, उनके बेटरमेंट के लिए वो प्रॉपर नहीं है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या हम पावर को भी गिरा सकते हैं, राइट। और लास्ट पॉइंट है दैट इज फिफ्थ वन, is also very important point for the arguments towards the democracy. That is, in democracy there is good policy forming chance.
गुड पॉलिसी फॉर्मिंग चांस मीन्स कि अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक अच्छी पॉलिसी को लॉन्च करने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? देखो मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग एक तरफ मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो एक पावर बैठा होता है, जैसे हम राजा कह सकते हैं अपने एक आम शब्द में, उसको रातों रात डिसीजन ले लिया उसने कि यार मुझे अपनी जनता के लिए डिसीजन लॉन्च करना है, और रात में खुद ही अपने मन में सोच के या अपने एक दो मंत्रियों से डिस्कस करके पॉलिसी को लॉन्च कर देता है। वो ये डिस्कस नहीं करते कि ये जो स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं या पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं, इससे पॉपुलेशन का कितना बेटरमेंट होगा, कितने उनके फेवर में है, कि बाकी में उनकी जो विशेष के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी है वो ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। इस बात से उनको कोई चिंता नहीं रहती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द पीपल। बट व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहां पर क्या होता है माय फ्रेंड्स कि जब गवर्नमेंट किसी भी टाइप की कोई पॉलिसी बनाती है, कोई स्कीम बनाती है, तो स्कीम को मार्केट में आते आते यानी हम लोगों तक आते आते एक पर्टिकुलर सुपर पावर से गुजरना होता है। यानी हम ये कहेंगे सबसे पहले कि डेमोक्रेसी इज रियली अ प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशन। यानी यहाँ पर डिस्कशन होता है, सुपर ब्रेनस्टॉर्म आपस में बैठ के पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। मान के चलो कि हमारी इंडिया में कोई पॉलिसी ली जा रही है, हम बात करते हैं कि सपोज कोई बिल पास किया जा रहा है हमारे लोअर हाउस में, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी उसने कोई स्कीम लॉन्च करने की बात कही, तो जो अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है वो उसको स्टडी करेगी, और स्टडी करने के बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करेगी, उसे पॉइंट उसमें फॉल्ट्स निकालने की कोशिश करेगी। उससे माय फ्रेंड्स क्या होता है कि पॉलिसी को आते आते टाइम तो लग जाता है, बट प्रॉब्लम इस बात की बड़ी गारंटी बढ़ जाती है कि पॉलिसी हमारे तक आते आते हमारे बेटरमेंट में काफी ज्यादा काम करेगी। क्यों? क्रिटिसाइज करने से किसी चीज की क्वालिटी बढ़ती है, क्वालिटी एनहांस ड्यू टू द क्रिटिसिज्म। क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो आपको कोई चीज आप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ मैंने सही किया है, लेकिन जैसे उसको दूसरे लोग इवेल्युएट करेंगे तो वो आपकी फॉल्ट्स को जल्दी पता कर लेंगे और आपको बता देंगे, जिससे आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में किसी प्रकार का रश नहीं होता है, तो इररिस्पॉन्सिबल टाइप की जो पॉलिसी है या जो डिसीजन है वो ऑडियंस तक आने के चांसेस बहुत ही माइन्यूट रहते हैं, अधिक मात्रा में ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी ज्यादातर हमारे बेटरमेंट में ही आती है। तो ये फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में देयर इज अ गुड पॉलिसी फॉर्मिंग चांस, अच्छी पॉलिसी आने की बड़े इसमें गुंजाइश रहती है। और दूसरी बात हमने ये भी देखी यहाँ पर कि हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और किसी जो रूलिंग पार्टी है वो साथ साथ में वहां के जो अपोजिशन में बैठे हुए उनको ही अपने पॉलिसी को बताते हैं। उसके बाद फिर वो ऑडियंस जो हमारी पब्लिक है उस डोमेन से भी निकल के आता है, तो ऑडियंस भी अपनी इसमें राह देती है कि हाँ ये पॉलिसी है, ये सही है या गलत है। तो डेमोक्रेसी रियली में एक बिग पाइपलाइन है जिससे कोई भी काम होता है उससे पास में गुजरना होता है। तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी रियली इज अ गुड फिल्ट्रेशन टू गेट द क्वालिटी। यानी डेमोक्रेसी फिल्ट्रेशन है, किसी भी टाइप का हम काम करना चाहेंगे तो वो हम तक आते आते अच्छे फॉर्म में ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं रियली, हम ये बात कह सकते हैं रियली डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ हमने इसके बेनिफिट्स इतने समझे हैं, और किसी गवर्नमेंट में अगर आप जंप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बेनिफिट्स हम लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ पीपल। यानी लोगों की सरकार होती है, लोग चाहेंगे तो बनाएंगे आपको, नहीं चाहेंगे तो आपको गिरा देंगे। यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी में इतनी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं रातों रात को क्या बन जाए, हमको मालूम है। देख लीजिए, कभी किसी ने सोचा था कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बैठा है उनके, तो पता नहीं कल आप और हम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बस हमको जरूरत है तो मेन स्ट्रीम में उतरने की। भाई जो आप करना चाहते हैं उस मेन स्ट्रीम में एक बार आ जाइए और अपने आप को काम करने के लिए आगे बढ़ाइए, पता नहीं कब क्या हो जाए, नथिंग कैन बी सेड। तो आज मैंने डेमोक्रेसी को आप यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है, और ये डेमोक्रेसी का आपको ढांचा मैंने पूरी तरीके से समझाया है, और आई थिंक ज़्यादा लेक्चर को एनहांस नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करूँगा। और अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं, और डेमोक्रेसी के बाद हमको फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, जिससे जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, we will understand about the constitution very in meticulous manner। मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।
इस लेक्चर के लिए मैं अभी आपको इन पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं आपसे कहूंगा प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।